नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। दिल्ली शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में बताते हुए एएसजी राजू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूं कि लिखित नोट जमा करने के बावजूद कोर्ट कह रहा है कि ईडी मामले की जांच नहीं कर पाया। निचली कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि ईडी प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा, जबकि हमने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। आज कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर। केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर, ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है। ये नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू, हाँ, हो गया। तो सर, ये अभी जो स्टे माना जाए वो माना जाए कि जब तक इसका ऑर्डर फाइनली नहीं आता है कैंसिलेशन वाली जो स्टे एप्लीकेशन का, ये तब तक के लिए पता नहीं। मेनली जब तक एप्लीकेशन हियर नहीं होगा तब तक, यानी सुनवाई नहीं होगी तब तक का है मेरे हिसाब से। ऑर्डर देखूंगा तो सही सही क्या है वो बताऊंगा। मेन ग्राउंड जो है कि ऑर्डर इज परवर्स, रेलेवेंट मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड, irrelevant material is considered, that's the main ground। जो मटेरियल जो है ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल के ध्यान में नहीं लिया, और जो नहीं ध्यान में लेना चाहिए वो मटेरियल ध्यान में लिया। दिस द क्रक्स, समझ में आया? दिस द क्रक्स ऑफ द मैटर। वहीं आपके लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नासिर ने कहा, ईडी जमानत के आदेश को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हम निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हैं। ईडी चाहती है कि किसी भी तरह से ये राहत न मिले। उन्होंने कहा कि ईडी के स्टे लगाने की अपील पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे। जो टेम्परेरी स्टे किया, जो ऑनरेबल ईडी कोर्ट का जो ऑर्डर आया था बेल ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी का, उसको चैलेंज करते हुए ईडी हाई कोर्ट में आई, सुबह मेंशनिंग किया, और कोर्ट ने कहा कि आज हियरिंग के दौरान हम उस नीचे वाले ऑर्डर को स्टे करते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बहुत लंबी ईडी की इंटेंशन ये है कि भी किसी भी तरीके से ये जो रिलीफ मिला है ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उस इंटेंशन को जाहिर करते हुए आज बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट हुई, और कोर्ट ने उनको पूरा टाइम दिया। इसलिए दिया क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्शन ये था कि ईडी कोर्ट ने 2 दिन आर्ग्यूमेंट सुनी, जो कि नाकाफ़ी थी। वो हो सकता है और लंबी आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, तो आज उन्होंने एट लेंथ 2 घंटे तक आर्ग्यूमेंट की। हमारी सबमिशन भी कोर्ट ने सुनी, और कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो कैंसिलेशन की पिटीशन है उसको तो जुलाई फर्स्ट वीक के लिए रख दिया, 10 जुलाई के लिए, लेकिन जो स्टे मांगा है, स्टे एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए तय किया है कि बाई मंडे और ट्यूसडे तक उस पर कोई ना कोई कोर्ट ऑर्डर देगी। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अरविंद केजरीवाल जी कब बाहर आएंगे ये तय होगा। सीएम केजरीवाल को जमानत न मिल पाने पर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ईडी पक्षपात पूर्व रवैये के साथ काम कर रही है। सिंह ने कहा कि बीजेपी को चुप हो जाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जमानत एक अस्थायी प्रक्रिया है, कोई छूट नहीं। हमें न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा रुख भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है। कोर्ट और जांच एजेंसियां स्वतंत्र निकाय हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना कितना कठिन होता है, और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि जज इस बात से, न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो निर्दोष है। ये लिखा हुआ है पीएमएलए के कानून में। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा,
सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिया आप हाईकोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत की मनी ट्रेल शरद रेड्डी के मामले में बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वो रिश्वत भाजपाइयों ने ली है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। देखिए, मैटर अभी सब जुडिस है। कल केजरीवाल जी को ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी और आज ईडी ने, जो मुझे बताया गया है, उनकी बेल को चैलेंज कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि ईडी और सीबीआई जो केंद्र सरकार है इसकी डायरेक्शन पे काम करती है, क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, इसमें भी मैं कुछ कहने नहीं चाहता। परंतु मुझे याद है जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था कि उनको कैंपेन करने के लिए टाइम चाहिए, तो केजरीवाल जी को कोर्ट में ये कहना चाहिए था कि दिल्ली के सभी लोग पानी से परेशान हैं, पानी की समस्या को सुलझाने के लिए मुझे दिल्ली के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। शायद इस बात को भी वो रखते तो कोर्ट भी ये संज्ञान लेता कि वाकई में दिल्ली के लोग पानी से आज परेशान हैं। हमारा ये मानना है कि बेल देने का काम या जेल देने का काम कोर्ट करती है। कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी, कोर्ट भी यहाँ 3 स्तर पे होती है, निचली अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत। तो निचली अदालत के डिसीजन को जांच एजेंसी ने उच्च अदालत में चैलेंज किया है, बातचीत चल रही है, लेकिन ये जांच एजेंसियों का काम है और कोर्ट का काम है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जो दोषी है उसे बचना नहीं चाहिए, जो निर्दोष है उसे सजा नहीं होनी चाहिए, और इसी फॉर्मूले के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बेल मिलना आरोप से बरी होना नहीं है। बेल एक टेम्पररी प्रोसेस है। इस देश में लाखों ऐसे केस हैं जहां बेल मिला लेकिन फांसी तक की सजा हुई, बेल मिला लेकिन आजीवन कारावास तक की सजा हुई। पॉलिटिकली भी लालू जी का केस देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो अगर बेल पर भी कुछ लोग खुश होते हैं तो फिर वो, मैं उनको मूर्खों का गैंग कहूँगा, कि उनको लगता है कि चलो जितना ही राहत मिली उतनी ही बहुत है। और हमारी भी नज़र है, देखते हैं कि क्या होता है। मेरा पूरा विश्वास है कि न्याय होगा और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों का और अपराधियों का, इनको जरूर सजा मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। जिसने दिल्ली की जनता को, उनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब का व्यापार पैसे के लिए किया, भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों को सजा कानून भी देगा और दिल्ली की जनता भी देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रकरण में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पहले आरोपी हैं, जिन्हें निचली अदालत से बेल मिली थी। सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है। अब संभव है सीबीआई अपने दांव चले। हालांकि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले में निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर मेडिकल छात्रों के साथ कांग्रेस भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। परीक्षा में धांधली के विरोध में कांग्रेस ने यूपी की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता नीट परीक्षा को कैंसिल कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की ओर मार्च भी किया, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती के बीच में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो पहले ये बयान दिया था ना कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है।
जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार दबाव बनाना शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, अपने घर में पेपर लीक के जो शिकार छात्र, उनके अभिभावकों से मुलाकात भी की, विश्वास दिलाया कि न्याय की लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज 21 जून को पूरे देश के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता इस 30 लाख जो नीट और अंडर ग्रेजुएट और आपका यूजीसी नेट के एग्जाम में 40 लाख छात्रों के समर्थन में सड़कों पर है। और उसके बाद हम 24 तारीख को एनएसओ संसद का घेराव करेगा। संसद सत्र शुरू हो रहा है, चुना हुआ एक हमारा सांसद सदन के अंदर खड़ा होकर न्याय की बात करेगा। मांग क्या है? आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। नीट के 30 लाख छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, एक ही सेंटर पे बैठे हुए सारे छात्रों को ग्रेस मार्क देकर 720 में से 720 दे दिए गए। और मेडिकल की सरकारी जो सीटें हैं वो उन्हें मिल रही हैं, जिसपे अधिकार किसका है? गरीब मजदूर और किसान ने अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और बेटी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सपनों पे पानी फेरा जा रहा है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, या तो मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री से रिजाइन कर दे। इसी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है इनिशियल लेवल पर। कल शिक्षा मंत्री ने कहा रिफॉर्म कमेटी बनाया, तो एक बार तो ये कहते हैं कि इस नीट की परीक्षा में कोई घपला नहीं, फिर वही शिक्षा मंत्री ये कहता घपला है। और बिहार में जो गिरफ्तारी हुई है, गोधरा में जो गिरफ्तारी हुई है और जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या वो बिहार की पुलिस गलत काम कर रही है या गुजरात की पुलिस ने गलत पकड़ा है उन लोगों को? तो नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ये सरकार पेपर लीक की सरकार हो गई है। और मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे, इसकी उम्र 22, 23, 24 साल थी, 10 साल में उनको नौकरियां नहीं मिली, उनका जवानी बर्बाद हो गई। अब नीट के छात्रों का, नेट के छात्रों का, इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं। इस सरकार शिक्षा मंत्री को इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए और फिर से एग्जाम कंडक्ट किया जाना चाहिए। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय से कूच कर विधान भवन का घेराव करने निकले। इस दौरान अजय समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए, अहम मुद्दा एक ही है कि आम ये जो नीट की परीक्षा है, आप देखेंगे इसकी पूरी तरीके से इन लोगों ने जिस तरीके से इसको मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और हम सब लोग उतर के इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। और हम यहाँ आज विधानसभा का घेराव करने चल रहे हैं। हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक साथी आज इनका विरोध करेंगे। पूरे रास्ते को कांग्रेस के कार्यालय से विधानसभा की हो जाता है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस लगाई। निश्चित तौर से वो आप यही काम अगर ये जब एग्ज़ाम हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, तब उसमें किए होते तो मुझे लगता है जब पर्चे जब लीक नहीं, जब पर्चे बन रहे थे उस समय अगर इतनी बढ़िया व्यवस्था किए होते तो मुझे लगता है कि ये बच्चों का भविष्य खराब नहीं हुआ होता। आज कांग्रेस को रोकने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बंदोबस्त किया है। पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे ये पुलिस गिरफ्तार करे, चाहे गोली चलावे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपकी मांग को लेकर के लेकिन जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन्होंने ये बात कही है कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उच्च स्तरीय जांच करी जाएगी पूरे मामले। एक आदमी भाग तो गया। यूपी पुलिस का जो पर्चा लीक का मास्टरमाइंड था विनीत आर्या, वो इंडिया छोड़कर भाग गया, विदेश चला गया। उसके ऊपर क्या किया कार्रवाई? कोई कार्रवाई किया? क्योंकि गुजरात का आदमी है, वो सीधा सीधा गुजरात लॉबी से बिलोंग करता है। और पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर ये सारी चीज़ें जो लीक हो रही हैं, सारे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, कौन करा रहा है? अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, उसमें गुजरात के आदमी का क्या काम है भाई? आप बताओ मुझे। यूपी पुलिस की भर्ती का मामला है तो यूपी में होगा कि गुजरात का आदमी उस पर तय कर रहा है? गुजरात के आदमी ने सब तय किया, सब काम गुजरात से तय हो रहे हैं। जो मैं कहता था वो साबित हो गया। ब्लैकलिस्ट किया यूपी गवर्नमेंट ने, सारे काम गुजरात के लोग कर रहे हैं और गुजरात के लोग पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या कुछ मुख्य मांगे रहेंगी और क्या आप लोगों ने? मेरी मांग है कि इसका तत्काल पर्चा निरस्त, ये जो लीक हुए हैं एग्जाम निरस्त किए जाएं और उसी जब निरस्त हो साथ साथ डेट भी डिक्लेयर हो कि किस दिन ये एग्जाम कराएंगे, और नहीं करा पाते
तो मंत्री जी इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान जी घर चले जाएं। और योगी जी से मैं कहूँगा कि जो विनीत आर्या भागा है यूपी पुलिस के लीक वाले पर्चा लीक का, अब हर जगह बुलडोजर चलता है बाबा का, बुलडोजर का बाबा जी का बुलडोजर विनीत आर्या के घर पे चलना चाहिए। नीट यूजी 2024 परीक्षा में धांधली को लेकर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश से प्रभारी सीपी मित्तल सहित अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। नर्सिंग घोटाले में जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो कौन है? कौन है ये योगेश गुप्ता? कौन है सीबीआई का अधिकारी जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या उस समय के नर्सिंग के जो अध्यक्ष थे और जो रजिस्ट्रार थे, इन सब की कॉल डिटेल का पता लगाना चाहिए। इनकी कितनी बार आपस में बात हुई, हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद हुई, और किस तरीके से सारा सेटलमेंट हुआ, ये जांच का विषय नहीं है। इनकी कॉल डिटेलिंग किसने कितनी बार बात की, क्यों की, बार बार की, तो इसके लिए दोषी कौन है? तो इसका मास्टरमाइंड जो है वो है मंत्री, और उस मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, और साथ ही साथ इन सब को गिरफ्तारी होकर इनकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में राम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा स्कूल में मोहन यादव। बचपन से परिवार पढ़ाता है राम को, कृष्ण को, प्यार को, प्रेम को, मोहब्बत को। कोई पिता ये नहीं कहता खराब इंसान बनना, सब कहते हैं अच्छा इंसान ये राम ने सिखाया है। किताबों में ले, भगवान ईश्वर सद्बुद्धि दे, अच्छी बात है, पर पेपर लीक होते हैं, पढ़ के जो बच्चा एग्जाम देता है उस पेपर लीक पे उसका भविष्य खराब होता है। ये जिम्मेवारी इस सरकार की तो है। क्या कारण है 40 घोटाले और घपले आप भारतीय जनता पार्टी के शासन में भर्तियों में हो गए, उसकी एग्जाम्स का क्या, इसका उत्तरदायित्व किसका है? राम और कृष्ण पढ़ाना अच्छी बात है, पर पेपर लीक, घपले और घोटाले करना पाप है, उस पाप से तो बचे। वहीं नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जम्मू में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में मौजूद थे। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस विरोध रैली निकाली गई और मांग की गई कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करे। हाथ में झंडे और तख्तियां लिए छात्रों ने मांग की कि केंद्र सरकार इस गड़बड़ी से प्रभावित छात्रों को न्याय दे। उन्होंने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। उधर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्रीतम कुमार का नाम सामने आने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली बार बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनके पीएस ने गलती की है तो सरकार को उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें राज्य सरकार पर मुख्य आरोपी को बचाने का भी आरोप लगाया। जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है, और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल गई, कैसे देखते हैं इसको? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से। थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है
डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी किंग पिंग है, कल मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्वीर साझा कर दी है। तेजस्वी यादव के पीएस की भूमिका पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव बयान देते हैं, उनके ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनके पिता के द्वारा बिहार को पूरी तरह से लूटा गया है। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी 2 दिन से क्यों चुप बैठे थे। वहीं उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और सब सामने आ जाएगा। 2 दिन से मुंह में लकवा लगा हुआ था क्या कि 2 दिन से जबान नहीं खुल रही थी? परसों से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सामने आके बोलते क्यों नहीं है। अब चिंता मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। EOW ने नोटिस भेजा है, उनको पूछताछ होगी। सवाल ये उठता है कि आपके PA जानते थे कि सिकंदर यदुवंशी कौन है? सिकंदर यदुवंशी आपके घर में भी आता था, और आप ये जानते हुए कि वो पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है। न सिर्फ आप लोग के उसके संबंध थे, बल्कि आप कमरा भी बुक करवाते थे। 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए 1 तारीख को कमरा बुक करवाया गया। ये तमाम सवाल है जो पूछे जाएंगे। वैसे भी माघ आने में समय है, अभी सावन चल रहा है ना, मछली खाने का, सब पकड़ने का यही समय है। बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। अच्छा, उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि प्रधानमंत्री जब से बने हैं, ट्रेन एक्सीडेंट, पेपर लीक, ये घोटाला। लालू यादव ने 2014 में कहा था कि मोदी जी ने गलत मुहूर्त में शपथ ली थी। मोदी जी 15वां साल लगाने जा रहे हैं। अब आज ये बोल दिए हैं, अगले 10 साल भी कहीं मोदी जी और नहीं आ जाए। बोलिए, संभाल के बोले। दरअसल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पेपर लीक न रोक पाने पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने ये भी कहा कि विपक्ष संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी का गठन करने जा रही है। ये समिति NTA के स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, परीक्षा की प्रक्रिया, पारदर्शिता आदि के संबंध में सुझाव देगी। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि इस संवेदनशील इशू पर किसी तरह की अफवाहें न फैलाई जाएं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही ओडिशा राज्य से पहली बार कोई सांसद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। भर्तृहरि मेहताब कटक लोकसभा सीट से रिकॉर्ड 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। साथ ही उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95 के तहत बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया। वे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 7 बार सांसद रह चुके भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर मेहताब शपथ दिलवाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के पैनल में कांग्रेस नेता के सुरेश, DMK नेता TR बालू, बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और TMC नेता सुदीप बंदोपाध्याय शामिल होंगे। वहीं प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने पर भर्तृहरि मेहताब ने राष्ट्रपति का आभार जताया है। बहुत खुशी की बात है कि 7th टर्म होने के नाते मुझे प्रोटेम स्पीकर के हिसाब से चुना गया। बहुत खुशी की बात है और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसको निभाते हुए मुझे काफ़ी गर्व अनुभव करना पड़ता है। उड़ीसा से प्रोटेम स्पीकर पहले कोई नहीं था और उड़ीसा से हमारे रवि राय जी स्पीकर हुआ करते थे कई साल पहले, तो ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे प्रोटेम स्पीकर चुना गया। ऐसे मुझे जो बताया गया है कि सोमवार दिन 10 बजे राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति जी स्वेरिंग इन कराएंगे और उसके बाद 11 बजे से हमारी स्वेरिंग इन सारे MP लोगों का भी होगा और 2 दिन तक ये चलेगा और एक पैनल भी तय होगी जो मेरी सहायता करेगी। 26 तारीख को फिर स्पीकर का चुनाव होगा और 27 को माननीय राष्ट्रपति जी का जॉइंट सेशन को एड्रेस भी होगा। यही कार्यक्रम अभी तो तय हुआ है।
निश्चित तौर पे आपको मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उन्होंने सही समझा। उधर मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि परंपरा और परिपाटी के अनुसार अधिकतम कार्यकाल पूरा करने वाले सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, इसलिए जो किया गया वो परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के कोडिकुन्नील सुरेश और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार दोनों अब अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ये बिल्कुल संसदीय परंपरा के खिलाफ है। देखिए, परंपरा क्या है, ट्रेडिशन कन्वेंशन क्या कहता है कि सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। और ये स्पीकर प्रोटेम है क्या, 2 दिन के लिए है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए है। 26 तारीख को तो नया स्पीकर का चुनाव होने वाला है, 24 और 25 को सारे सांसद शपथ लेंगे और उसकी अध्यक्षता स्पीकर प्रोटेम करेंगे। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुन्नील सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी जिनका भी 8वां टर्म है। वीरेंद्र कुमार जी मंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल में वो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पिछले लोकसभा में पिछले स्पीकर प्रोटेम वही थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार जी ही स्पीकर प्रोटेम थे और 2014 में कमलनाथ जी थे स्पीकर प्रोटेम कांग्रेस के। इस बार देखिए कोडिकुन्नील सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है। 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता, पर मेरे मन में 2 विचार हैं। एक तो यह है कि ये टकराव की राजनीति है, ये बुलडोज़र की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है, व्यक्तिगत उनकी हार हुई है, नैतिक हार हुई है, राजनीतिक हार हुई है। अभी वो श्री 400 नहीं है, वो श्री 240 है, 1/3 प्रधानमंत्री हैं। पर बुलडोज़र की राजनीति है, बुलडोज़र की मानसिकता है। तो जो मैं कहूँगा वही सही। तो 7वें टर्म के सांसद को स्पीकर प्रोटेम बना दिया है और जो 8वां टर्म है कोडिकुन्नील सुरेश जी, उनको नज़रअंदाज किया गया। एक और मुझे कारण मेरे मन में आता है, ये दलित विरोधी नरेंद्र मोदी हैं। कोडिकुन्नील सुरेश दलित हैं, उनको नहीं बनाया गया है। महताब आपके सांसद को आपने बना दिया है, जो हालांकि अभी अभी आपके पार्टी में आए हैं। तो रीति रिवाज, कन्वेंशंस, परंपरा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं उनको स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है। भर्तृहरि महताब का जन्म 8 सितंबर 1957 को हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर हरिकृष्ण महताब है। भर्तृहरि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 28 मार्च 2024 को बीजेडी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। वो 1998 में उड़ीसा की कटक लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद वो कटक लोकसभा सीट से ही साल 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव जीते। उन्होंने 2017 में उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी हासिल किया। इसके साथ ही वाद विवाद में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल 1 बार या 2 बार संसद रत्न से सम्मानित किया गया हो, बल्कि लगातार 4 बार संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस दौरान निचले सदन के नए सदस्य शपथ लेंगे और फिर 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्ष के लिए नई सरकार के कामकाज की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।